हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आइए आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में पहली यूनिट है आपकी जीवों में जनन। जीवों में जनन के ऊपर करीब 4 पार्ट हैं आपके, ठीक है। जीवों में जनन, तो देखिए पहला पार्ट का नाम है हमारा जीवों में जनन, ठीक। अब जीवों में जनन में पहला टॉपिक जो आता है हमारा, इसमें आता है जीवन अवधि, ठीक है। क्या आता है पहला टॉपिक इसमें? जीवन अवधि। तो क्या होती है जीवन अवधि? देखो कैसे हम परिभाषा देंगे, कोई हमसे पूछता है तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के समय को हम क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। कोई चीज पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी, पैदा होने से मृत्यु तक का पूरा समय क्या कहलाएगा? उसका जीवन अवधि कहलाएगा, ठीक है। जैसे तोता, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो तोता जीता है तो ये हमारा कितना 140 वर्ष। कितने वर्ष तक जीता तोता? 140 वर्ष तक। कछुआ जो होता है हमारा वो 150 वर्ष तक जी, इसकी जीवन अवधि कितनी है? 150 वर्ष की है। इसी प्रकार से बरगद का पेड़ जो होता है, ठीक है, बरगद का पेड़ जो है उसकी अवधि 200 वर्ष, ठीक है। तो तोता कितने साल तक जीवित रहता है? 140 साल तक प्राकृतिक मृत्यु होती है उसकी। कछुआ 150 वर्ष तक। कछुए की जीवन अवधि कितनी है? 150 वर्ष। बरगद के पेड़ की जीवन अवधि कितनी है? 200 वर्ष है, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं? जीवन अवधियां होती हैं, ठीक। अब आप जान गए होंगे, आगे देखते हैं हम जनन, ठीक। जनन क्या होता है? जनन तो सजीवों द्वारा अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। कोई भी जीव है पैदा होता है और अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करता है? वो जनन करता है, ठीक। तो यही परिभाषा हो गई। जनन की परिभाषा को पूछे क्या है तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, ठीक। जैसे देखो अब जनन की आवश्यकता क्या है हमारे लिए, क्यों करते हैं जनन, ठीक है। तो जनन क्यों करते हैं? देखो जनन की आवश्यकता क्या है। जनन के द्वारा क्या होता है? जीवों में निरंतरता बनी रहती है, यानी उनका वंश पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलता रहता है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे जनन की आवश्यकता क्यों है? जनन के लिए क्या होता है? प्रत्येक पृथ्वी पर से उसका नाश नहीं हो, पृथ्वी पर से उस जीव का नाश नहीं हो, इसलिए क्या है? जनन आवश्यक है, ठीक है। नहीं तो उसका वंश ही, उसकी जाति ही नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल जनन नहीं करेगा कोई भी जीव तो, ठीक है। अब देखो जनन के प्रकार। अब आते हैं हम किस पे? जनन के प्रकार पे। कितने प्रकार के होते हैं जनन, ठीक। जनन के प्रकार जनन जो है 2 प्रकार का होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, वो सब 2 तरीकों से जनन करते हैं, ठीक। तो देखो जनन के प्रकार, नंबर 1 होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और नंबर 2 होता है कौन सा? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन, ठीक। 2 प्रकार जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक। अब देखो, अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है पूरा विस्तार से, उसके बाद लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले पढ़ लेते हैं हम किसके लिए? अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के लिए, ठीक। तो अब आप हेडिंग डाल लो अलैंगिक जनन। आप चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अलैंगिक जनन, ठीक। अलैंगिक जनन, इसके बारे में पढ़ना है। क्या होता है अलैंगिक जनन? देखो इसमें पॉइंट लिख लो 2-4। इसमें क्या होता है? जनन करने के लिए सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है। जनन के लिए
इसमें जनन के लिए एक ही जीव पर्याप्त है। एक ही जीव पर्याप्त है। ठीक, किसमें? अलैंगिक जनन में। इसमें एक ही जीव जनन कर सकता है। ठीक है, यानी संतान उत्पन्न जो कर सकता है वो एक ही जीव कर सकता है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम कौन सा दूसरा क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो संतान उत्पन्न होगी अलैंगिक जनन में वो क्या होगी? अपने जनक के बिल्कुल समान होगी। ठीक है, इसमें उत्पन्न संतान, ठीक है, इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है, बिल्कुल समान होगी। ठीक है, समान होती है। ठीक, यानी जैसा जनक होंगे माता या पिता वैसे ही क्या होगी? संतान होगी। कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अपने जनक कर लो इसके लिए। ठीक है, अपने जनक के समान, जनक मतलब माता या पिता जो भी हो, बिल्कुल हूबहू अपने जनक के समान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की संतान को, किस प्रकार की? समान। ठीक है, जो संतान अपने जनक के समान होती है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आता है आपका क्लोन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं, हूबहू प्रतिलिपि एकदम अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं। ऐसी संतानों को ही क्लोन कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आए तो क्या होगा? लिख देंगे आप क्लोन किसे कहते हैं। तो जो संतान अपने जनक की समान होती है उन्हें क्या बोलेंगे? क्लोन कहते हैं। ठीक, अब इसमें वृद्धि कैसे होती है? इसमें वृद्धि या विभाजन। ठीक है, वृद्धि, इसमें क्या होगा? वृद्धि या विभाजन के द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है। वृद्धि या विभाजन के द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है। नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, यानी नई संतान जो बनेगी तो इसमें क्या होता है? जनन में जो पहले से संतान है वही दो भागों में बट जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है? अमीबा होता है, ये अमीबा, तो ये है। अब इसमें क्या हुआ? ये ही दो भागों में बढ़ जाएगा। इसका केंद्र इस प्रकार से और फिर अलग, ये वाला भाग अलग और ये वाला भाग अलग। तो इस क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है, क्या है ये? अमीबा। नई संतान जो बनेगी जो पहली संतान है उसी में वही दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, 2 या 3 भागों में बढ़ जाती है। इसमें अलैंगिक जनन में। ठीक है, तो इसे विभाजन बोलते हैं, वही विभाजन हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। और क्या देखो इसमें, और अगला पॉइंट क्या है इसमें? लिखते चलो आप। देखो, इसमें उत्पन्न संतान, ठीक है, इसमें उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। इसमें उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। अपने जनक के समान होती है। ठीक है, कैसी होगी? समान होती है, देखने में भी ऐसी लगेगी और आनुवंशिक रूप से जो उसके अंदर गुण है अंदर, ठीक है, वे भी कैसे होंगे? समान ही होंगे बिल्कुल। ठीक, इसमें विभाजन इसमें कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन? इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है। समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, किसमें? अलैंगिक जनन में। ठीक, और अभी बताया था हमने अभी तुम्हें आनुवंशिक रूप से उत्पन्न
संतति आनुवंशिक रूप से समान जो संतति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ये बताया था। ठीक है, तो ये हम अलेंग के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, एक ही जीव पर्याप्त संतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, नई संतान जो बनेगी विभाजन के द्वारा बनती है, ठीक, और आनुवंशिक रूप से समान जो संतान होगी ऐसी संतान को हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अब, अलैंगिक जनन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है, देखो ये अलैंगिक जनन, ठीक, अलैंगिक जनन के प्रकार, हेडिंग डाल लो अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक, देखो अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, कई विधियां होती हैं इसमें भी। ठीक है, किसमें अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है हम जान चुके हैं, अब ये कितने प्रकार का होता है इसे जानेंगे हम। ठीक है, देखो एक होता है द्विखंडन। क्या होता है, द्विखंडन। द्विखंडन, द्विखंडन विधि किसकी, अलैंगिक जनन की है। द्विखंडन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कोशिका दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। एक कोशिका होगी वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन। द्वि मतलब होता है दो, और खंडन मीन्स खंड, दो भागों में बढ़ जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। द्विखंडन में क्या होता है, कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विखंडन, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जैसे भी एग्जाम्पल दिया था किसका, अमीबा वाला एग्जाम्पल, जैसे द्विखंडन ही आएगा। ठीक, ये क्या है हमारा अमीबा है। ठीक, अमीबा ही केंद्रक है। फिर इसमें क्या होगा, ये पूरा एक है, अब ये विभाजित होगा। ठीक है, तो कैसा होता है देखो, तो कैसे होता है, ये केंद्रक जो है ये वाला, ये विभाजित हो जाएगा, दोनों साइडों में जाएगा ये। ठीक, ये दोनों साइडों में जाएगा इस प्रकार से और विभाजित होने की कोशिश करेगा ये। ठीक, और फिर आगे जाए क्या हो जाएगा, ये अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। ये तो दो भागों में बढ़, एक था ये, कितने भागों में बढ़ गया, दो भागों में, दो नई संतान उत्पन्न हुई। ठीक है, तो जनन कर दिया इसने, कौन सा जनन करा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी कौन सा, द्विखंडन। ठीक है, तो जाने द्विखंडन, इसमें क्या होता है, जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो ये अलैंगिक जनन होता है। अगला होता है हमारा कौन सा, बहुखंडन। कौन सा, बहुखंडन, बहुखंडन। ठीक, बहुखंडन में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक जीव बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। एक जीव बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से नई संतान की उत्पत्ति होती है। बहुखंडन मतलब बहु मीन्स बहुत सारे और खंडन मीन्स खंड, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाना। इसमें एक जीव से बहुत सारे टुकड़े बनते हैं और प्रत्येक टुकड़ा फिर से नया जीव बन जाता है, इसमें बहुखंडन। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, किसमें पाया जाता है बहुखंडन, ये एक प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसके एग्जाम्पल ना लिखे, अमीबा हो गया इसका एक एग्जाम्पल, किसका, अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये किसके हैं, द्विखंडन के। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। इसका कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी है ये, इससे मलेरिया रोग होता है। और यूलोथ्रिक्स क्या है, शैवाल है ये। ठीक है, तो इन दोनों को कौन जनन होता है, बहुखंडन होता है। ठीक है, और एक स्पाइरोगायरा, ये भी शैवाल है, स्पाइरोगायरा, ये भी किसमें होता है, बहुखंडन में आता है, बहुखंडन द्वारा जनन होता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे खंडों में बढ़ जाता है जी, और प्रत्येक भाग नए जीव उत्पन्न करता है। बहुखंडन में हो गया, द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया। ठीक है, अगला होता है हमारा मुकुलन। अगला हो गया मुकुलन। यहाँ से एक प्रश्न आता है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, ऐसा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अलैंगिक जनन से अलग से बन जाता है बिल्कुल प्रश्न। ठीक, तो बता दिया क्या होता है, और फिर ये भाग हो लेंगे प्रकार, ये सब प्रकार है इसके अलैंगिक जनन के। ठीक, मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है,
इसमें क्या है, एक जीव से मुकुल निकलता है छोटा सा, ठीक है, एक जीव से कोई कलगा निकलती है और वो कलगा फिर वृद्धि करके नया जीव बनाती है। जैसे किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रा में, इसमें हाइड्रा में और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। ये क्या होता है, देखो इस प्रकार से ये क्या हाइड्रा है और यहाँ से ये मुकुल निकलेगा, ये क्या निकल रहा, मुकुल निकलेगा ये, ठीक, ये यहाँ से मुकुल निकला, वृद्धि करेगा इस प्रकार से, ये बड़ा हो गया और फिर क्या होता है, ये बड़ा हो जाएगा और फिर इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर इससे बिल्कुल अलग हो गया ये, तो नई संतान उत्पन्न हो गई इससे, ठीक है। तो मुकुल ऐसा कहते हैं, मुकुलन में एक जीव से एक मुकुल निकलता है और वही मुकुल वृद्धि करके अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मुकुलन द्वारा जनन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अगला प्रकार है हमारा, इसे ही पढ़ रहे हैं अभी, अलैंगिक जन्म के प्रकार ही, ठीक। अब देखो चौथा प्रकार कौन सा है इसका, अलैंगिक जन्म का चौथा है पुनरुद्ध भवन। कौन सा है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, देखो पुनरुद्ध भवन, अगला प्रकार है अलैंगिक जन्म का पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी जीव के हम 10 टुकड़े कर दें, ठीक है, तो 10 टुकड़े में फिर से नया जीव तैयार हो जाएगा, तो 10 जीव तैयार हो जाएंगे। हम किसी भी जीव के 100 टुकड़े कर दें तो 100 टुकड़े फिर से नया जीव बना लेंगे, इसमें इसे बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुनः जीवित हो जाना, जितने भी टुकड़े हम काट दें फिर से जिंदा हो जाएंगे सभी और नया जीव बनेगा। तो ये क्या होता है, पुनरुद्ध भवन। जैसे प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक सा एग्जाम्पल है ये, पुनरुद्ध भवन का है। आपसे पूछा कोई पुनरुद्ध भवन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी जीव के कई टुकड़े कर दिए जाएं तो फिर से सभी टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बन जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, पुनरुद्ध भवन, ठीक है। और देखो अगला प्रकार क्या आता है अलैंगिक जन्म का, अगला होता है बीजाणुओं द्वारा जन्म। किसके द्वारा, बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं और वही बीजाणु फैलकर उन्हीं से क्या होता है, नया जीव बन जाता है, से कवक वगैरह ये सब हुए, ठीक है। इसमें होता है कौन सा, बीजाणुओं द्वारा होता है। जैसे यूलोथ्रिक्स, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूलोथ्रिक्स, शैवाल है ये, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह ये सब इसके एग्जाम्पल है, स्पाइरो वगैरह पीछे ही पढ़ा था हमने, ये भी वाला भी पाया जाता है इसमें, बीजाणु द्वारा भी होता है इसमें, और कवक वगैरह बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे किसके, अलैंगिक जन्म के प्रकार। कितने प्रकार पढ़ लीजिए हमने अलैंगिक जन्म के, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर से अलैंगिक जन्म क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं विस्तार से वर्णन कीजिए 6 नंबर में, तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, देखो अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे अब हम, लैंगिक जनन, ठीक। देखो क्या होता है लैंगिक जनन, देखो क्या है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक, लैंगिक जनन, इसे पढ़ लो। देखो इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, ठीक है, किसमें, लैंगिक जनन में। इसमें लिखना 4 पॉइंट में, तो इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, 2 विपरीत लिंग वाले
जीव भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, नर और मादा, एक नर होगा और एक मादा होगा, ठीक है। इस प्रकार वाले जीव इसमें भाग लेते हैं, नर और मादा जो होंगे उसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। नर अलग होगा, ठीक है, और एक मादा होगी, इन दोनों के बीच क्या होगा, संलयन होगा, तब नए जीव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस जनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। और देखो इसमें जो है नर और मादा, ठीक है, इसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से, युग्मकों के संलयन से नई संतान उत्पन्न होती है, नई संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। एक नर और एक मादा, और दोनों में क्या होगा, संलयन होगा, युग्मक मिलाएंगे दोनों के, ठीक है, तब जाकर नई संतान बनेगी, ठीक है। अगला देखो, इसमें जो उत्पन्न संतान होगी, ठीक है, किसमें, लैंगिक जनन, वो जो है अपने जनक के समान नहीं होती है, बिल्कुल, ठीक है। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होती है, ठीक है। देख लो इस पॉइंट को, बस। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। जान गए आप अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं, अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्या लैंगिक जनन विस्तार से अगले पाठ में पढ़ना है, ठीक है। लैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ेंगे विस्तार से, तो वो अगला चैप्टर है इसके लिए अलग से, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमें शॉर्ट नॉलेज लेनी है कि अलैंगिक जनन क्या है। तो इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, ठीक है, एक नर होगा, एक मादा होगा, उन दोनों के बीच क्या होगा, संलयन होगा, तब जाके संलयन कैसे बोलेंगे, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, उन दोनों का मिलना क्या होता है, संलयन हो जाता है या निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तब जाकर नई संतान की उत्पत्ति होगी, ठीक है, इसमें लैंगिक जनन में। और इसमें संतान उत्पन्न होगी वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होती है, उसमें भिन्नता पाई जाती है अपने जनक से, ठीक है। तो विस्तार से अगले पाठ में पढ़ेंगे हम, अब आगे पढ़ेंगे हम, देखो तो यहीं तक लेते फिलहाल इस वीडियो में हम, ठीक है। अब आगे चैप्टर इसमें रह गया, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए अगला भाग देखना ना भूलें।